हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। देखिए, पर्यावरण के सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। ध्यान रखिएगा। और यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण के दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, याद रखिएगा। इन जो 22 जुलाई 2010 है, इसको गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया और इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण जो है पर्यावरण के मामले में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करने में मदद करेंगे। पहला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब है 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के परीक्षण और संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 1986। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित किया गया और यह संपूर्ण भारत में लागू है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसका सही जवाब है 1986। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है छाता विधान। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव
पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है और इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जो है शब्द रखे जाएंगे। 6 नंबर है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पहला है वन नीति, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। देखिए ये सभी चारों होंगे, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से जो है प्रत्यक्ष संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? NGT का बताइए स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NGT। NGT का पूर्ण रूप क्या है? NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, दूसरा है नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में सी है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, और डी है उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। देखिए, स्वच्छ विकास युक्ति CDM जिसे बोलते हैं, UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनकेजर 1 के विकसित देश गैर एनकेजर 1 देशों में जो है स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट का जो है ये लोग प्राप्त कर सकते हैं, और कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडेप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ या हुए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? पहला है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा अनुच्छेद 275 वन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा है अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत जो है उल्लेखित ग्राम सभा के शक्तियों और कार्यों का अनुरूप। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, केवल 1।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? तो बताइए, जो एनजीटी है किस प्रकार सीपीसीबी से जो है भिन्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? पहला है, इसका जो भिन्नता दी गई है, एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा भिन्नता जो दी गई है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। इसका सही जवाब होगा केवल 2 यानी बी ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट जो है, इससे भिन्न जो चीजें दी गई है इन दोनों के संदर्भ में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। पहला कथन असत्य है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु के गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है पर्यावरण परिक्षोपयोगी तथ्य। देखिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसी में इस पॉइंट को भी, इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है, यानी इसके बारे में अगर बात किया जाए पहला तथ्य के बारे में, तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे वे होते हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर जो है इनका क्षरण होने लगता है। ध्यान रखिएगा। इकोमार्क क्या है? इकोमार्क प्रमाण पत्र उन सभी भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। W.M. एडम्स, याद रखिएगा, W.M. एडम्स के द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हंटिंगटन, याद रखिएगा, एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक याद रखिएगा, मसानोबु फुकुओका, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान और दार्शनिक हैं। जो मसानोबु फुकुओका है, जापानी किसान और एक दार्शनिक हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जैसे प्रति वर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद पालाचीमाड़ा दक्षिण भारत राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहां अपनी इकाई स्थापित की है, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यहां पर्यावरण की भारी क्षति हुई है।
पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयागा के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि माध्यम से जो है सब्जियां उगाई गई है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कै ने ग्रीनडेक्स, याद रखिएगा, ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीनडेक्स 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का जो है प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 में मनाया गया था। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय यानी थीम था, क्या था? तो याद रखिएगा 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो था एयर पॉल्यूशन। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था और 2020 का थीम था, क्या था थीम? जैव विविधता। याद रखिएगा। और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, कारण जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। इसके बारे में कुछ ही सेकंड हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। सही जवाब है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट्स का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है और इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सी ऑप्शन। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। थर्ड नंबर है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। क्या किया है? इको मार्क। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी के लिए, डी ऑप्शन। देखिए, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। 5 नंबर क्वेश्चन, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक हैं WM एडम्स, डी ऑप्शन। 6 नंबर है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, कौन है? मसानोबु फुकुओका। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है। वह एक जापानी किसान और दार्शनिक थे। 7 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया पर्यावरण संरक्षण के लिए? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, पाला चिमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहां पर अवस्थित है? पाला चिमाड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहां पे स्थित है? तो केरल में। और यह जो है पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है पाला चिमाड़ा। नेक्स्ट है 9 नंबर, ग्रीनवास इंगित करता है। ग्रीनवास किसको इंगित करता है? तो सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, डी ऑप्शन। ग्रीनवास
उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? ग्रीन हाउस फार्मिंग किसने प्रारंभ की है? सही जवाब है पंजाब, बी ऑप्शन। कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयागा के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। 11 नंबर है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वो स्कोर क्या है? पहला है, वह विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए औद्योगिकों को जो है अपनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जो है मापक है। दूसरा, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। और तीसरा जो इसमें दिया गया है, यह विभिन्न देशों के द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का आकलन है। और यह विभिन्न देशों के द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। 12 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो आपको मालूम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 13 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो बताइए, सही जवाब है 5 जून को। देखिए कितना बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या है? तो एयर पॉल्यूशन। 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का मेजबान देश चीन था। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ यह टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पारिस्थितिकी। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत सारे अपडेट आपको दिए जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।